तो प्यारे बच्चे नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से स्वागत करती हूँ शांति हरिशुदान चांद ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसा कि डेली हम लोग बायोलॉजी का क्लास करते हैं, क्लास 10th का, तो जिसमें हम पहला चैप्टर आप लोगों को क्या किए हैं, पढ़ाए हुए हैं। तो उसमें मैंने आपको पूरे टॉपिक्स खत्म कर दिया है। फिर पिछले क्लास में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ा दिए हैं, जो अपलोड हो चुका है। आप लोग नहीं देखे होंगे तो जल्दी से जाके पिछले वीडियो को देख लें। और अब हमारा बारी है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। किसका? सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन और में हमारा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों हमारा क्या है, मिक्स है। मतलब एनसीईआरटी पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन है, जो भी वीवीआई क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो सभी चीजें मैं आज की क्लास में आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगी। आई होप कि आपको जैसे पिछले क्लास में सारी चीजें, सारी बातें आपको अच्छी से समझ आई है, मैं उससे भी बेहतर समझाने का प्रयास करूंगी। क्योंकि मेरा डेली का क्लास चलता है यूट्यूब पे 1 बजे से, बायोलॉजी का क्लास 10th बायोलॉजी का क्लास 10th बायोलॉजी का डेली का क्लास हमारा क्या करता है, चलता है, जिसमें अभी हमने चालू किया है पहला चैप्टर बायोलॉजी। जैसा कि आप पिछली क्लास में देखे होंगे, सारे टॉपिक्स, एक एक चीजें जो है मैंने आपको क्या क्या हुआ है, आपको बताया हुआ है। क्या किया है? तो आपको बताया हुआ है। तो तो उसको आप पहले जाके देखें। फिर उसके बाद मैंने उसमें से ऑब्जेक्टिव आपको बताया है। क्या बताया है? ऑब्जेक्टिव बताया है। जो भी चीजें हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पे, जो 1 नंबर यानी जो गोला भरने वाला आता है, वो भी मैंने आपको पिछले क्लास में करवा दिया। अब हमारा बारी आज का जो क्लास है, आज का जो क्लास है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सब्जेक्टिव का क्लास है। हमारा पहला चैप्टर क्या है? जैव प्रक्रम, जिसका सब्जेक्टिव का क्लास है, क्लास 10th का। किसका? तो क्लास 10th का। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और एकदम शुरू से समझ लेंगे। जैसा कि सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि जो हमारा, हाँ, थोड़ा जो हमारा पहला चैप्टर चालू हुआ था, जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस, उसमें मैंने सारी चीजें बताई थी कि जैव प्रक्रम क्या है, फिर पोषण क्या है, पोषक तत्व क्या है, पोषण की कौन कौन सी विधियां हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल से बता दी थी। उसके बाद पाचन तंत्र में आपका मुख, गुहा, आमाशय, किडनी, लीवर, ये सारी चीजें मैंने आपको क्या किया था, बताया था। और उसमें का हर एक टॉपिक आपको मतलब लगभग पूरा बता दिए हैं। उसके बाद उसमें से हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है। क्या निकलता है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे कि हमारा था पहला, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैसे जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो हम आपको बताए थे कि सजीवों में होने वाले, किसमें? सजीवों में होने वाली वो समस्त प्रक्रियाएं। क्या? तो सजीवों में होने वाली वो समस्त प्रक्रियाएं जिनसे जीव शरीर का अनुरक्षण होता हो। क्या होता हो? तो अनुरक्षण होता हो। अब वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनसे जीव शरीर का अनुरक्षण होता है? तो उसमें हमारा पोषण आ जाएगा, श्वसन आ जाएगा, हमारा गति आ जाएगा, हमारा जनन आ जाएगा, समन्वय एवं नियंत्रण हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा जो है वो विधि है जिससे जीव शरीर का अनुरक्षण होता है। अब इसमें हमने पोषण पढ़ा। पोषण में हम बताए थे पोषण 2 प्रकार का होता है, पर पोषण, स्वपोषण। अब उसके भी प्रकार बताए थे और उसमें भी बताए थे कि किस प्रकार के, कौन से पोषण में किस प्रकार के हमारे जीव आते हैं। क्या आते हैं? हमारे जीव आते हैं। मतलब मैंने सारे टॉपिक खत्म कर दिया है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप पिछले क्लास के जाके लेक्चर समझ लें, क्योंकि जब तक आप पिछले चीजों को नहीं देखेंगे, पिछले चीजों को नहीं समझेंगे, तो फिर आपको ये समझने में दिक्कत होगी। चलिए, ज्यादा क्लास को लेट करने से अच्छा है कि हम अपने टॉपिक पे आए। यानी आज का हमारा टॉपिक क्या है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। किसका? तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। और कौन से चैप्टर का? 1 बायोलॉजी। तो आइए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही से होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या? तो हमारा प्रकाश संश्लेषण क्या? तो हमारा
प्रकाश संश्लेषण। ये हमारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। क्या है? लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? लघु उत्तरीय क्वेश्चन। अब आइए देखिए, सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो हम आपको बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण वैसी प्रक्रिया है जो पौधे करते हैं। क्या करते हैं? हमारा पौधे करते हैं। यानी आइए समझते हैं कि जब हरी पत्तियों के द्वारा, किसके द्वारा? जब हरी पत्तियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, देखिए ये तो हम आपको समझाएंगे कि देखिए, जब हरे पेड़ पौधे के द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, क्या किसकी उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कौन सा गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा मिट्टी से जल एवं खनिज लवण एवं जड़ से क्या? पानी और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से, किससे? तो पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल कहाँ स्थित होता है? पत्तियों में स्थित होता है। पत्तियों में स्थित होता है, तो पत्तियों में स्थित क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। यानी कहने का मतलब हमारा सीधी बात है कि जो पौधे होते हैं वो अपना जिस प्रोसेस से खाना बनाते हैं, वो प्रोसेस हमारा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है। अब वो प्रोसेस क्या है? तो वो प्रोसेस ये है कि हरा पेड़ पौधा होना चाहिए। अब उसके बाद उसके पास क्या क्या होना चाहिए? तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड रहना चाहिए उसके पास। उसके बाद उसको जल एवं खनिज लवण चाहिए, कच्ची सामग्री है, और ये सारी चीजें चाहिए उसको खाना बनाने के लिए। अब वो जहाँ खाना बनाएगा, जैसे में हम लोग जहाँ खाना बनाते हैं गैस पे, तो हमको गैस की उपस्थिति में खाना बनाते हैं, तो वो किसकी उपस्थिति में बनाता है खाना? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में। अब क्लोरोफिल कहाँ स्थित रहता है? तो पत्तियों में स्थित रहता है। तो ये इसी की उपस्थिति में क्या करता है? अपना भोजन खुद से बना लेता है। क्या करता है? तो अपना भोजन खुद से बना लेता है। बस इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण। आई होप कि आपको प्रकाश संश्लेषण समझ में आ गया होगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? हरे पेड़ पौधों में होती है। क्या होती है? हरे पेड़ पौधे में होती है। वो क्या होते हैं? यह स्वपोषी पोषण में आता है। प्रकाश संश्लेषण ये किसमें होता है? स्वपोषी जीवों में होता है। किसमें होता है? स्वपोषी जीवों में, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। आइए इस पे समझते हैं। देखिए, जब जब हरी पत्तियां, कैसी पत्तियां? जब हरी पत्तियों के द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मिट्टी से जल, किससे? मिट्टी से जल तथा खनिज लवण, क्या? तथा खनिज लवण, खनिज लवण को लेकर किया जाता है, तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पे छूट गया है कि ना ना, छूटा नहीं है, छूटा नहीं है, सॉरी। देखिए समझिए, जब हम खनिज लवण और वायुमंडल से, किससे? तो वायुमंडल से CO2 गैस, क्या? CO2 गैस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे क्या लेते हैं? तो CO2 लेते हैं। क्या लेते हैं? तो CO2 लेते हैं। यानी वायुमंडल से CO2 को ग्रहण कर रासायनिक क्रिया द्वारा, कौन सी क्रिया द्वारा? रासायनिक क्रिया द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यानी स्टार्च का निर्माण करते हैं। किसका? तो स्टार्च का। किसका? तो स्टार्च का निर्माण करते हैं। किसका? तो स्टार्च का। तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, क्या होते हैं? हरे पेड़ पौधे होते हैं। हरे पेड़ पौधे वो क्या करते हैं? क्या करते हैं कि वायुमंडल में से क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। मिट्टी से जल एवं खनिज लवण लेते हैं। क्या लेते हैं? तो जल एवं खनिज लवण लेते हैं। और जल एवं खनिज लवण लेने के बाद वो क्या करते हैं कि पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं?
क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका? ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ में आ गया? इस क्रिया के फलस्वरूप उत्तोफल मतलब बाई जो प्रोडक्ट होता है उसके रूप में ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। और ऑक्सीजन के साथ साथ जल वाष्प भी निकलता है। क्या निकलता है? तो जल वाष्प भी निकलता है। क्या निकलता है? तो जल वाष्प निकलता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया होगा कि क्या निकलता है? बाई प्रोडक्ट, यानी जब ये बना लेते हैं अपना भोजन तो स्वयं बना लेते हैं, जो उपोत्पाद के रूप में जो निकलता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा क्या होता है? तो ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन। समझ में आ गया? ऑक्सीजन होता है। प्रकाश संश्लेषण समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड। किसमें? सेकंड में। सेकंड में आते हैं तो पतियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? पतियों को, किसको? तो पतियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? तो पत्तियों में क्लोरोफिल नामक ऐसे घटक पाए जाते हैं जो सूर्य प्रकाश का ग्रहण कर रासायनिक क्रिया द्वारा ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। क्लोरोफिल मुख्य रूप से पत्तियों में ही पाया जाता है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। अब देखिए, दो चीज आता है कि प्रकाश संश्लेषी अंग पत्तियों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो पत्तियों को कहा जाता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषी पदार्थ क्लोरोफिल को कहा जाता है। अब देखिए, अब ये बात आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होता है? तो पत्तियां होते हैं। तो होता क्यों है? क्योंकि जो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्या हो जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जो मात्र पूरी सृष्टि में एक ऐसा घटक है, ऐसा पदार्थ है जो सूर्य के प्रकाश को, किसके प्रकाश को? तो सूर्य के प्रकाश का प्रग्रहण कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रग्रहण कर सकता है। और रासायनिक क्रिया के द्वारा, किस क्रिया के द्वारा? रासायनिक क्रिया के द्वारा वो किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज का, यानी स्टार्च, यानी भोजन का निर्माण करता है। किसका निर्माण? तो भोजन का निर्माण करता है। इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्या होगा? दोनों क्वेश्चन समझ में आएगा। यहाँ भी वही बातें कहा गया है कि सूर्य प्रकाश को ग्रहण कर ग्लूकोज का निर्माण करता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया ये क्वेश्चन? तो मैं आगे बढ़ू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? क्या भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? हमारा ये क्वेश्चन आ गया पाचन तंत्र से, वीवीआई क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिए। भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? जिसको पता है वो बताएगा कि भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं। देखिए, भोजन का पाचन क्या होता है? पोषक तत्व को भोजन के रूप में ग्रहण करने के पश्चात, जब आप पोषक तत्व या को क्या करते हैं? भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो भोजन के रूप में ग्रहण करने के बाद तत्पश्चात विभिन्न चरणों में विभिन्न एंजाइमों के द्वारा जटिल अवस्था से सरल अवस्था में परिवर्तित करने की क्रिया भोजन का पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? भोजन का पाचन कहलाता है। भोजन का पाचन क्या है? जब आप भोजन के रूप में पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं और पोषक तत्व को ग्रहण करने के बाद विभिन्न एंजाइमों के द्वारा भोजन के जटिल अणुओं को सरल घटकों में तोड़ना ही भोजन का पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? भोजन का पाचन कहलाता है। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। जब भोजन से पोषक तत्व को ग्रहण कर विभिन्न एंजाइमों के द्वारा विभिन्न एंजाइमों के द्वारा
भोजन के जटिल अवयव को सरल घटकों में तोड़ने की प्रक्रिया हमारा भोजन का पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? भोजन का पाचन कहलाता है। और इस क्रिया को संपन्न करने वाले जो अंग होते हैं, और इस भोजन के पाचन को संपन्न करने वाले अंग को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हमारा पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? देखिए, टॉपिक जरूरी नहीं है कि हम क्वेश्चन आंसर रटवे करेंगे। हाँ, पैटर्न समझ लेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक हमसे बन जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जो पैटर्न क्या है, टॉपिक समझिए, आंसर खुद से बनाइए। समझ में आ रहा है? टॉपिक समझिए, आंसर खुद से बनाइए। सारी चीजें आपको क्या होंगी? सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगी। अब आइए, मनुष्य में मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है तथा उनके नाम लिखें। देखिए, मनुष्य के मुख में, किसके मुख में? मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक हमारा है पैरोडिट ग्रंथि, एक हमारा क्या है? तो पैरोडिट ग्रंथि है। दूसर का सबमिंडुअल ग्रंथि है। क्या? सबमिंडुअल ग्रंथि है। और तीसरा क्या है? सबलिंगुअल ग्रंथि। तीसरा क्या है? तो सबलिंगुअल ग्रंथि। ये जो है, ये जो है, इसको क्या बोलते हैं? इसको सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं। मतलब मुख गुहा के लार ग्रंथि की सबसे सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। और लार ग्रंथि की सबसे छोटी ग्रंथि है। सब, और ये जो सबमंडिबुअल जो ग्रंथि है, सबमंडिबुअल जो ग्रंथि है, ये सबसे क्या है? सबसे क्या है? तो सबसे छोटी ग्रंथि है। क्या है? तो सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि है। क्या है? सबसे छोटी ग्रंथि है। पेरोडिट ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है, और सबमंडिबुअल जो लार ग्रंथि है सबसे छोटी ग्रंथि है। क्या है? सबसे छोटी ग्रंथि है। समझ में आ गया? एक देखिए यहाँ पे वही बात का आएगी। एक है पेरोडिट ग्रंथि। क्या है? एक है पेरोडिट ग्रंथि, दूसरा है सबमंडिबुअल ग्रंथि, और तीसरा है सबमंडिबुअल ग्रंथि। सबमंडिबुअल ग्रंथि। तो हमारा समझ में आ गया। हमारा ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं। भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं, समझ में आ गया। और मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन? पैरोडिट ग्रंथि, सबमंडिबुअल ग्रंथि, और सबलिंगुअल ग्रंथि। पैरोडिट ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि, और सबमंडिबुअल ग्रंथि सबसे छोटी लार ग्रंथि। क्या? तो सबसे छोटी लार ग्रंथि। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अब आइए, मनुष्य के आमाशय में, किसमें? तो मनुष्य के आमाशय में। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? मनुष्य के आमाशय में, 1 मिनट, थोड़ा कलर चेंज कर रहे थे। आइए समझते हैं कि सबसे पहले कहना क्या चाह रहा है। चलिए, मनुष्य में मनुष्य के आमाशय में, आमाशय कितने भागों में बटा होता है, उनके नाम लिखे। जो मनुष्य का जो आमाशय है वो कितने भागों में बटा होता है, बस उनका क्या लिखना है? नाम लिखना है।
तो मनुष्य का आमाशय 3 भागों में बटा होता है। कितने भाग बटा होता है? तो 3 भागों में बटा होता है। पहिल का कार्डी एक भाग, पहिल का कार्डी एक भाग, दूसर का फंडिक भाग, दूसर का फंडिक भाग, और तीसरा पाइलोरिक भाग। क्या? पाइलोरिक भाग। तीसर का क्या है? तो पाइलोरिक भाग है। क्या है? तीसरा क्या है? कार्डी एक भाग है जो इस साइड में होता है, छोटा सा। उसके बाद हमारा फंडिक भाग है, ये हमारा फंडिक भाग है, ये हमारा फंडिक भाग है। और तीसरा क्या है? पाइलोरिक भाग। तीसरा क्या है? हमारा पाइलोरिक भाग। तीसरा क्या है? पाइलोरिक भाग। यानी मनुष्य के जो अमाशय है 3 भागों में बटा होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। अब हमारा बारी, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये समझ में आ गया। मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? और छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखें। देखिए, नाम तो है इसका छोटी आंत, लेकिन ये लंबाई में सबसे अधिक है। पूरा हमारा पाचन तंत्र कितना मीटर का है? तो 9 मीटर का है, जिसमें से 6 से 7 मीटर जो है, 6 से 7 मीटर, मतलब 6 मीटर जो है, केवल इसकी क्या है? लंबाई है। क्या है? लंबाई है। और इसकी चौड़ाई कम है, मतलब ये लंबाई में छोटी आंत बड़ा है और चौड़ाई में बड़ी आंत, बस फर्क कितना है। इसका जो चौड़ाई है 2.5 सेंटीमीटर है। कितना है? तो 2.5 सेंटीमीटर है। कितना? तो 2.5 सेंटीमीटर है। और इसका जो लंबाई है वो कितना है? तो 6 मीटर है। कितना? तो 6 मीटर। कितना? तो 6 मीटर है। कितना? तो 6 मीटर। इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। पहिलका होता है हमारा ग्रहणी। पहिलका क्या होता है? तो हमारा ग्रहणी। तीसर का जेजुनम, तीसर का जेजुनम, और चौथ का इलियम। चौथा क्या है? इलियम। याद ध्यान दीजिए, ग्रहणी क्या है? ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग। दूसरा भाग जेजुनम, दूसरा भाग जेजुनम, तीसरा भाग इलियम। देखिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था हमारा। जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? आखिर खुद से सोचिए, इमेजिन कीजिए कि जो जीव होते हैं वो पोषण करना क्यों अनिवार्य है? जीवों में पोषण क्यों अनिवार्य है? तो देखिए, क्या होता है कि जीवों में उपापचय की क्रिया निरंतर जारी रहती है। उपापचय की जो क्रिया होती है वो क्या होती है? निरंतर जारी होती है। और जीवों के लिए टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि, विकास, समन्वय एवं नियंत्रण एवं जनन के लिए पोषण करना क्या होता है? अनिवार्य होता है। क्या होता है? पोषण करना अनिवार्य होता है। देखिए, अगर यदि हम पोषण नहीं करते हैं, यदि हम पोषण नहीं करते हैं, तो हमारा जो वृद्धि विकास है वो रुक जाएगा। हमारा वृद्धि विकास क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। हमारी जनन की जो क्षमता होगी वो खत्म होने लगेगी। हमारा धीरे धीरे समन्वय एवं नियंत्रण पे कंट्रोल नहीं रहेगा। मतलब ये सारी चीजें किनसे जुड़ी हुई है? हमारा पोषण से। और हमारे शरीर में उपापचय की जो क्रियाएं हैं, उपापचय की जो क्रियाएं हैं वो हमेशा होती रहती हैं। क्या? हमेशा होती रहती हैं। तो वही बात यहाँ कहा गया है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? तो हमारा जीवों में उपापचय क्रिया, कौन सी क्रिया? उपापचय क्रिया निरंतर जारी रहती है। क्या रहती है? तो निरंतर जारी रहती है। और इन क्रियाओं को संचालित रखने के लिए कोशिकीय ऊर्जा, यानी कोशिकीय ऊर्जा मतलब एटीपी, क्या? एटीपी की आवश्यकता होती है। इस कोशिकीय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए पोषण क्या है? अनिवार्य। क्या है? पोषण क्या है? अनिवार्य। मतलब समझिए कि आपको आपको डेली आपसे काम करवाया जाए और आपको पैसा ना मिले, पैसा ना दिया जाए, आपको खाना ना खिलाया जाए, तो क्या आप ठीक से काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सेम बात वही है कि पोषण जीवों के लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि जो होती है ना, शरीर में उपापचय की क्रिया निरंतर होती रहती है। क्या होती है? तो निरंतर
होती रहती है। और इन क्रियाओं को जो संचालित रखने वाले जो कोशिकीय ईंधन जो एटीपी के रूप में जो ऊर्जा संचित रहता है वो खत्म हो जाता है। फिर उसकी आपूर्ति के लिए जैसे आप 10,000 रुपये रख रहे हैं अपने पास, तो उसको डेली यूज कर रहे हैं, तो वो एक दिन आके अपने समय पे खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो समय में खत्म हो जाएगा। तो उसी तरह वो हमारा जो कोशिकीय ईंधन है वो संचित रहता है। हम काम करते हैं, बोलते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसमें वो जो है वो खर्च हो जाता है। तो फिर उसकी आपूर्ति के लिए हमें क्या होता है? पोषण अनिवार्य होता है। क्या होता है? तो पोषण अनिवार्य होता है। तो समझ में आ गया कि पोषण सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पोषण की परिभाषा को लिखें। पोषण का जो परिभाषा क्या होगा, तो मैंने आपको जब चैप्टर चालू किया था तो उसमें भी बताया था कि पोषण क्या है। तो पोषण क्या है कि जब सजीव भोजन को ग्रहण करके उससे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं तथा पोषक तत्व प्राप्त करने के बाद उनको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्या होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिसे हम पोषण कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? पोषण करते हैं, कहते हैं। आइए समझते हैं कि जीवों के द्वारा भोजन को किसको? तो भोजन की आवश्यकता पोषक तत्व को ग्रहण करने की क्रिया पोषण कहलाती है। मतलब भोजन को जब आप क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। भोजन को जब आप ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद उससे जो आपको पोषक तत्व प्राप्त होता है, इसी इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। मतलब भोजन को ग्रहण करके क्या कहते हैं? भोजन को ग्रहण करके पोषक तत्व प्राप्त करना ही हमारा क्या कहलाता है? तो हमारा पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। यानी पोषण की जो आवश्यकता होती है वो काफी महत्वपूर्ण है। वो जब तक नहीं लेंगे तब तक हमारा सारी चीजें क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। पोषण की आवश्यकता क्या है? तो पोषक तत्व को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारा पोषण कहलाती है। पोषक तत्व को हम किस रूप में ग्रहण करते हैं गाइस? तो किस रूप में ग्रहण करते हैं? भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में? तो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। क्या ऐसा आया? अब देखिए, स्वपोषण के लिए किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके उपोत्पाद क्या है। देखिए, जो हमारा स्वपोषण की जो प्रक्रिया है, किसकी प्रक्रिया? जो स्वपोषण मतलब स्वपोषित जीवों में होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो क्या है? तो सबसे पहले कि क्लोरोफिल होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए तथा ऑक्सीजन होना चाहिए, और जल तथा खनिज लवण होना चाहिए। ये इसकी क्या है? कच्ची सामग्री है। क्या है? तो ये इसकी कच्ची सामग्री है। क्या है? तो कच्ची क्या है? तो कच्ची सामग्री है। क्या है? सामग्री है। मतलब स्वपोषी जीवों के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल जो हरी पत्तियों में मौजूद होता है। कहाँ होता है? हरी पत्तियों में मौजूद होता है। प्रकाश, सूर्य प्रकाश जो सूर्य से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य से प्राप्त होता है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें वायुमंडल से प्राप्त होता है। और जल तथा खनिज लवण ये किससे प्राप्त होता है? तो मिट्टी से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो मिट्टी से प्राप्त होता है। और इसके उपोत्पाद के रूप में क्या निकलता है? तो ऑक्सीजन तथा जल वाष्प निकलता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी किस कौन सा गैस मुक्त होता है? तो ऑक्सीजन यानी O2 मुक्त होता है। और प्लस में जल वाष्प भी, जल जो हमारा वाष्प है, क्या है? जल वाष्प, वो भी हमारा क्या होता है? मुक्त होता है। क्या होता है? मुक्त होता है। और यही ऑक्सीजन जब बाहर निकलता है तो वायुमंडल में, किसमें? वायुमंडल में क्या होता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित रहती है। क्या रहती है? तो संतुलित रहती है।
जिसके कारण पृथ्वी पर संतुलित रहती है, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन अस्तित्व आज तक टिका हुआ है। क्या हुआ है? तो टिका हुआ है। क्या हुआ है? टिका हुआ है। उपोत्पाद के रूप में ये क्या देता है? उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन तथा जलवाष्प, ऑक्सीजन तथा जलवाष्प। और कच्ची सामग्री में क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2 तथा जल तथा खनिज लवण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज ध्यान देंगे कि आप क्लास में अंत तक जुड़े रहिएगा, तभी आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। चलिए आइए समझते हैं कि पर पोषण किसे कहते हैं। क्या? तो पर पोषण, क्या? तो पर पोषण किसे कहते हैं? क्या? तो पर पोषण किसे कहते हैं? देखिए, पोषण की दो विधि होती है। एक होती है स्वपोषण, एक होती है स्वपोषण, दूसरी होती है हमारा पर पोषण। दूसरी क्या होती है? तो हमारा पर पोषण। तो स्वपोषण ऐसे पोषण जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। और पर पोषण क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया, मतलब पोषण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बनाता है, वो किसी अन्य जीवों पर या अन्य स्रोतों पर निर्भर रहता है। क्या रहता है? निर्भर रहता है। तो यहाँ भी वही कहा गया है कि पोषण का वह प्रक्रम जिसमें जीव अपने जो जीवन के लिए उपयोगी है, अनिवार्य जो चीजें हैं, जो अनिवार्य पोषक तत्व है, वो अपने शरीर में संश्लेषित नहीं करता है। यानी वो खुद से संश्लेषित यानी खुद से नहीं बनाता है, स्वपोषी तथा दूसरे परपोषियों से प्राप्त करता है। मतलब स्वपोषी यानी पेड़ पौधे से किसे? तो पेड़ पौधे से, तथा दूसरे परपोषियों से यानी किससे? तो जानवरों से। किससे? जानवरों से मांस मछली के रूप में। किससे? तो मांस मछली के रूप में क्या करता है? तो ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है। तो इस प्रकार के पोषण हमारा क्या कहलाता है? इस प्रकार का पोषण हमारा क्या कहलाता है? तो पर पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर पोषण। मतलब वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे दूसरे स्वपोषी पर तथा दूसरे जीवों पर आधारित रहकर, मतलब दूसरे जीवों पर निर्भर रहकर अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन क्या करते हैं? तो स्वयं बनाते हैं। अब हमारा बारी आता है सेकंड। आगे बढ़ते हैं। ये चीजें समझ में आ गई है, तो आगे बढ़े। अब आइए, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? देखिए, मृतजीवी पोषण हमारा क्या होता है कि जब पर पोषण की वह विधि है। क्या है? पर पोषण। देखिए, पर जो पोषण है वो हमारा कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तो दो प्रकार का। एक हमारा होता है स्वपोषण, एक होता है हमारा पर पोषण। एक होता है हमारा स्वपोषण, दूसरा होता है हमारा पर पोषण। अब देखिए, जो स्वपोषण होते हैं वो अपना भोजन तो स्वयं बना लेते हैं। अब पर पोषण जो होते हैं वो क्या करते हैं? दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। ये हमारा हो गया। अब देखिए, जो ये स्वपोषण है, एक जो हमारा स्वपोषण में क्या आता है? एक होता है प्रकाश की उपस्थिति में और एक रासायनिक क्रिया द्वारा, ये हमारा हो जाएगा। लेकिन पर पोषण भी हमारा तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। एक उसमें पर पोषण में आता है मृतजीवी पोषण, दूसरा का आता है हमारा परजीवी पोषण, और तीसरा का आता है कि प्राणी संपोषी पोषण। मतलब पर पोषण भी हमारा तीन प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? तीन। एक मृतजीवी पोषण, दूसरा का क्या है? तो प्राणी संपोषी जीव, और तीसरा का क्या है?
तो परजीवी पोषण क्या होता है? परजीवी, जिसमें हमारा क्या पूछ रहा है? मृतजीवी पोषण क्या है? मृतजीवी, मृतजीवी नाम से ही पता चल रहा है, मृतजीवी यानी पर पोषण का, किसका? तो पर पोषण का, पर पोषण का वह प्रक्रम जिसमें 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 कोई जीव क्या करता है? सड़ी गली चीजों से या मरे हुए चीजों से अपना पोषक तत्व प्राप्त करता है। क्या करता है? तो पोषक तत्व प्राप्त करता है। उसे हम क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मृतजीवी पोषण कहते हैं। मतलब मृतजीवी यानी मरी हुई चीजों से, सड़ी गली चीजों से उस पे रह के अपना पोषक तत्व प्राप्त करता है। अच्छा, इससे एक चीज मुझे याद आता है, जैसे गली में कोई कुत्ता मर जाता है, बड़ी भौंक भौंक बसाता है, छी बड़ी खराब भौंकता है, तो उ कुतुआ मर जाता है। मरने के बाद कितना बसाता है? भौंक भौंक बसाता है। तो उ जो भौंक भौंक बसाता है, कुछ दिन के बाद बसाना खत्म हो जाता है, तो उ कुतुआ का हो जाता है? वहां का डिकम्पोज, यानी जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज जो होते हैं, छोटे छोटे जो जो कवक होते हैं, जो अपघटक होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके शरीर पे जाके, उनके सड़ी गली चीजों से, मृत चीजों पे जाके उससे क्या करते हैं? चूसते हैं, और उससे अपना पोषक तत्व क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। केहू खात में ये सब बताने लगे तो कहेगा लोग, बात छी का बतिया रही है ये सब, लेकिन ये ठीक बात है। तो समझ में आया कि उ का हो जाता है? साफ हो जाता है, यानी जो छोटे छोटे जो अपघटक होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करते हैं? उस पे जाते हैं, और उसका जो मरा हुआ शरीर होता है उसमें से नोच नोच के अपना पोषक तत्व तो क्या करते हैं? तो ग्रहण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तो ग्रहण कर लेते हैं। वो हमारा मृतजीवी होते हैं। मृतजीवों में कौन कौन आएंगे? तो हमारा गोबर छत्ता होता है। ये गोबर छत्ता देखिए, गोबर छत्ता जो होता है ना, सड़ी गली चीजों पे रह के देखिए जम जाता है कहीं भी। हम लोग गांव में हम लोग देखते थे कि जब मिट्टी का घर होता था, तो गोबरवा से जब लिपाता था घरवा, तो उसी में से मशरूम निकल जाता था। मतलब मशरूम नहीं, उसको हम लोग गोबर छत्ता बोलते थे। तो ये क्या है? ये मतलब मृत जीवी जीव है ना, कि सड़ी गली चीजों से या मृत जगहों पर क्या करता है? अपना वातावरण उस टाइप का बना लेता है, और उससे अपना पोषक तत्व ग्रहण कर लेता है। और हमारा जो अपघटक होते हैं, यानी सूक्ष्म जो जीव होते हैं, अपघटक, अपघटक जो हमारे होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, ये हमारे क्या है? उदाहरण के लिए है मृतजीवी पोषण। आइए यहाँ से भी एक बार समझ लेते हैं, जो बताए वही ये भी बताएगा, ज्यादा कुछ नहीं बताएगा। तो ये है कि मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो पर पोषण का वह प्रक्रम क्या? तो पर पोषण का वह प्रक्रम जिसमें जीव मृत पादप, यानी मृत पादप यानी जो पेड़ होते हैं सड़ गल जाते हैं, तथा जंतुओं के शरीर से, तथा जंतुओं के जो शरीर होते हैं सड़ गल जाते हैं, या सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। मृतजीवी पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? मृतजीवी पोषण कहलाता है। जैसे गोबर छत्ता यानी मशरूम, अपघटक और सूक्ष्म जीव, ये इसके क्या है? तो ये उसके उदाहरण है। क्या है? तो उदाहरण है। अब देखिए, पर पोषण का ही दूसरा प्रकार आता है परजीवी। क्या आता है? परजीवी। क्या आता है? तो हमारा परजीवी। अब इसको भी समझ लेंगे कि पर पोषण का वह प्रक्रम जिसमें जीव पोषी जीवों के शरीर पर अथवा शरीर के भीतर रहकर उससे अपना भोजन तत्व प्राप्त करते मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। देखिए, ये तो हो गया अपना, अपने भाषा में तनी समझ ले। परजीवी क्या होता है? जब कोई जीव किसी दूसरे के शरीर पे, किसी दूसरे के शरीर पर अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर उस उसके शरीर से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। हमारा परजीवी पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो हमारा परजीवी पोषण कहलाता है। मतलब क्या है कि जब कोई जीव किसी दूसरे जीवों पर अस्थाई या अस्थाई या अस्थाई रूप से, क्या? तो अस्थाई या अस्थाई रूप से उसके शरीर से अपना पोषक तत्व क्या करते हैं? अपना पोषक तत्व क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परजीवी। जैसे कि हमारा होता है जू। क्या होता है? जू। क्या होता है? जू।
कीमी, अमरबेल, जोंक। किसी को पकड़ा है जोंक? बाप रे बाप, पूरा खून ले लेता है, उस पे नमक ऐसे छीट दिया जाता है, मर जाता है सब। हम लोग बड़ी बचपन में करते थे। बाढ़ आता था ना, बाढ़ आता था तो क्या होता था कि बाढ़वा आता था तो ऊपर ऊपर तरा के इधर साइड में घास वगैरह पे आता था। निकाल रे नमो छीट साला के मुआ, ओकरा के निकालते थे लोग, और उसी पे रख के उसको सांप तड़पा तड़पा के मारते थे लोग। ये है, बड़ी 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 खून पीता है। तो ये क्या है, दूसरे के शरीर पे से अपना पोषक तत्व लेता है, और अस्थाई रहता है चाहे अस्थाई रहता है, मतलब अस्थाई या अस्थाई दोनों रूप से रहता है, और दूसरे के शरीर से क्या करता है, पोषक तत्व ले। जैसे जू होता है बलवा में, सरकारी स्कूलों में का बतवा याद आता है? हैं? याद है? और सेम वो चीज है, परजीवी कहलाता है। अमरबेल ये देखे नहीं होंगे, क्योंकि ये जो अमरबेल होता है, ये ना, ये एक पेड़ है। समझ में आ गया कि हमारा परजीवी क्या कहलाता है? मृतजीवी या मृत के सड़े वाले पदार्थ से भोजन बनता है, जबकि परजीवी दूसरे जीव पर। तो समझ में आ गया, आगे बढ़े। समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। आगे आए तो समझ में आया कि जैसे चलिए, आइए, प्राणी समभोजी या प्राणी समपोषी जीव किसे कहते हैं? मतलब हमारा वही बात है कि परपोषण का 3 गो चरण होता है, एक मृतजीवी होता है और एक परजीवी होता है। मृतजीवी बता दिए, परजीवी बता दिए, एक बच गया हमारा प्राणी समभोजी या प्राणी समपोषी जीव। क्या? प्राणी समभोजी, होलोजिक, होलोजिक जो होता है। अब आइए, वैसे जीव जो पोषक तत्व को ठोस या तरल के रूप में, मतलब भोजन के रूप में मुख से ग्रहण कर विभिन्न चरणों में पाचन की क्रिया के पश्चात अवशोषण करते हैं, प्राणी संभोजी कहलाते हैं। देखिए, प्राणी संभोजी जो होता है उसमें हम लोग भी आ जाते हैं। देखिए, क्या होता है प्राणी संभोजी में कि जो जो जीव होते हैं ना, वो कार्बनिक रूप में, मतलब ठोस या तरल के रूप में पोषक तत्व को प्राप्त करते हैं, और क्या करते हैं, विभिन्न रूपों में भोजन का पाचन करते हैं, प्राणी संभोजी कहलाता है। जैसे मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु, मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु हमारे जो होते हैं वो प्राणी संभोजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राणी संभोजी कहलाते हैं। जो जीव ठोस या तरल, जो जो जीव होते हैं वो ठोस या तरल भोज्य को मुख में ग्रहण करके पाचक और पोषक तत्व को अवशोषित करते हैं, वो हमारा प्राणी संभोजी कहलाता है। यानी समझिए कि ये मुख में भोजन लेते हैं ठोस या तरल के रूप में, मतलब ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद उसका पाचन करते हैं विभिन्न एंजाइमों में, और फिर उसका अवशोषण करते हैं रक्त में, और फिर अवशोषण करने के बाद जो अपचय वर्ज्य जो पदार्थ होते हैं उनको उत्सर्जित कर देते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं को करने वाले जीव प्राणी संभोजी जीव कहलाते हैं। और ये जो जीव जो ये प्रोसेस करता है, ये जो प्रक्रिया होता है, उसे प्राणी संभोजी क्या कहते हैं? जीव कहते हैं, माने प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। समझ में आ गया? तो आगे बढ़े। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अब आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। किसमें? तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो अभी अभी मैंने आपको समझाया है, सेम चीजें वही हैं। सेम चीजें क्या हैं? तो वही है जो मैंने आपको समझाया। क्या? जो मैंने आपको समझाया वही चीजें यहाँ भी आपको समझाया जा रहा है। अब आइए, दीर्घ उत्तरीय में पोषण किसे कहते हैं? जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें। होने वाली पोषण की विधियों का, और पोषण किसे कहते हैं। आइए, जीवों द्वारा पोषक तत्व को भोजन के रूप में ग्रहण करके, किसको? पोषक तत्व को भोजन के रूप में ग्रहण करके विभिन्न चरणों में उसका उपयोग करने की प्रक्रिया पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। जीवों में होने वाली विभिन्न जो पोषण की जो विधियां हैं वो तीन दो होते हैं।
क्या होते हैं? दो। एक होते हैं स्वपोषण, दूसरा का होता है पर पोषण। दूसरा, पहला स्वपोषण, पर पोषण। स्वपोषण मतलब खुद से खाना बनाएगा, पर पोषण मतलब खुद से नहीं बनाएगा, दूसरों से बनाएगा। क्या बनाएगा? तो दूसरों से बनाएगा। सेम चीजें ये यही कहा गया है कि स्वपोषण मतलब वह पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपनी आवश्यकता के लिए पोषक तत्व किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, स्वयं अपना भोजन क्या कर लेते हैं? संश्लेषित कर लेते हैं। किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, स्वयं अपना भोजन संश्लेषित कर लेते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। और हमारा क्या है? पर पोषण क्या होता है? तो पोषण की वह प्रक्रम जिसमें जीव जो होता है अपना पोषक तत्व अपने शरीर में संश्लेषित नहीं करता है, यानी खुद से नहीं बनाता है, यानी खुद से नहीं बनाता है, और स्वपोषी जीवों पर या जो स्वपोषी जीव होते हैं तथा अन्य परपोषी जीवों पर यानी मांस मछली के रूप में तथा फल फ्रूट साग सब्जियां के रूप में क्या करते हैं? दूसरों जीवों से ग्रहण करते हैं, पर पोषण कहलाता है। जैसे मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु, जैसे मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु में होने वाला पोषण, और इसमें क्या आ जाएगा? हरे पेड़ पौधे। क्या आ जाएगा? हरे पेड़ पौधे। तो हमारा क्या है? दीर्घ उत्तरीय में ये क्वेश्चन का समझ में आ गया कि हमारा पर पोषण क्या है। थोड़ा सा लाइट कट जा रहा है जिससे हमको दिक्कत हो गया है, तो फिर से एक बार बता देते हैं कि हमारा वही है कि स्वपोषण यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहते हैं। और पर पोषण क्या होता है कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो स्वपोषी जीवों पर निर्भर रहते हैं तथा कुछ पर पोषण पे जो पर पोषण जो जीव होते हैं उन पर, जैसे जानवरों से मांस मछलियां अंडा के रूप में, और जो स्वपोषण यानी पेड़ों से फल साग सब्जियां इत्यादि प्राप्त करते हैं, वो हमारा परपोषण मतलब दूसरों पर निर्भर रहते हैं। क्या करते हैं? तो हमारा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे सेम वही चीज है जो मैंने आपको अभी बताया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संक्षेप में बताएंगे। दीर्घ उत्तरीय में भी ये क्वेश्चन पूछता है। तो सेम वही है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? वायुमंडल से CO2 ले लेते हैं तथा जल खनिज लवण और पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन क्या कर लेते हैं? स्वयं बना लेते हैं। हमारा वो प्रक्रिया क्या होता है? क्या पर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं यानी क्या करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, स्टार्च का निर्माण करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सी 6CO2, क्या 6CO2 तथा प्लस 12H2O। क्या 12H2O मतलब CO2 लेते हैं तथा H2O क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल लेते हैं, और सूर्य तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सहायता से C6H12O6 ग्लूकोज यानी भोजन का अपना निर्माण करते हैं, तथा भोजन के साथ जो उपोत्पाद के रूप में यानी जो बाई प्रोडक्ट में क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन तथा जल वाष्प निकालते हैं, यानी O2 तथा H2O। क्या H2O क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, और CO2 क्या लेते हैं? CO2 क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? तो ग्रहण करते हैं। समझ में आ गया? मतलब O2 प्लस H2O, क्या H2O ये ऊपर यानी छोड़ते हैं, यानी उपोत्पाद के रूप में बाई प्रोडक्ट में क्या करते हैं? छोड़ते हैं। लेकिन CO2 प्लस H2O क्या CO2 प्लस CO2 प्लस H2O क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। H2O यानी ये जल को ग्रहण करते हैं जड़ से, तथा इसको किससे करते हैं? तो वायुमंडल से। किससे? वायुमंडल से। किससे? तो वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। किससे ग्रहण करते हैं? वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। तो हमारा समझ में आ गया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है। तो आपको पहले ही बताए थे, ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं तथा जल जल तथा खनिज लवण को मिट्टी से लेते हैं, और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, और जो पत्तियों में क्या मौजूद होता है? पत्तियों में हमारा क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? तो
फिल्म मौजूद होता है, इसी की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और बाई प्रोडक्ट में रूप में क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं तथा जल वाष्प निकालते हैं, O2 प्लस जल वाष्प यानी H2O दे देते हैं, H2O देते हैं यानी जल वाष्प निकालते हैं। क्या निकालते हैं, जल वाष्प निकालते हैं। ये हमारा पूरा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गया। क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पाचन तंत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो हमारा पाचन तंत्र से संबंधित है, जिसमें अंगों के कार्य को बताया गया है कि अंगों के कार्य क्या है। यकृत का काम क्या है, यकृत से हमारा पीत का रस स्रावित होता है, जो पित्ताशय में जाके जमा हो जाता है। क्या हो जाता है, पित्ताशय से जमा होता है। इससे निकलने वाले जो एंजाइम होते हैं वो पीत रस होते हैं, अभी बताए हैं, पीत रस होते हैं, जो पोषक तत्व को सरल के रूप में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, ताकि उनका आसानी से पाचन हो। मतलब जो पोषक तत्व होते हैं उनको सरल रूप में बना देते हैं एंजाइमों के द्वारा। और इसके नीचे जो क्या होता है, मौजूद जो होता है पित्ताशय होता है। क्या होता है, पित्ताशय मतलब कायम की अम्लीय को नष्ट कर को क्षारीय बना देता है। जो ये पित्ताशय होता है, जो ये पित्ताशय होता है, मतलब यकृत से पीत रस स्रावित होता है, जो पित्ताशय में मौजूद होता है। और ये पित्ताशय जो होता है क्षारीय द्रव होता है। क्या होता है, क्षारीय द्रव होता है, जो भोजन को क्या कर देता है, क्षारीय कर देता है। जो भोजन को क्या कर देता है, तो क्षारीय कर देता है। तो यही बात इसमें भी कहा गया है। क्या कहा गया, इसमें भी कहा गया है। अब आते हैं हमारा छोटी आंत में। किसमें, छोटी आंत में। इसमें इसके इलियम भाग में, किस भाग में, इलियम भाग में मौजूद उंगली नुमा संरचना होती है, जिसे विली कहते हैं। और ये पोषक तत्व को अवशोषित कर रक्त में मिलता है। जो ये इलियम मतलब बिलाई जो होता है, क्या होता है, बिली विली विली जो होता है वो उंगली नुमा मतलब कांटे नुमा एक संरचना होती है। जब ये भूख लगती है तो वो गड़ती है, वो गड़ती है और भूख लगने का अनुभव कराती है। तो ताकि जब गड़ने लगता है, ये कहाँ पाया जाता है, विली कहाँ पाया जाता है, तो यह हमारा छोटी आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो हमारा छोटी आंत में पाया जाता है। समझ में आ गया, छोटी आंत में ही पूर्ण पाचन होता है। पूर्ण पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो पूर्ण पाचन जो हमारा होता है, पूर्ण पाचन हमारा छोटी आंत में होता है। यानी छोटी आंत से ही हमारा पूरा पोषक तत्व तो क्या हो जाता है, अवशोषित होता है। और विभिन्न अंगों में, किसमें, विभिन्न अंगों में वितरित हो जाता है। क्या हो जाता है, वितरित। क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तथा कोशिकाओं के माध्यम से विभिन्न अंगों में क्या होता है, विभिन्न अंगों में, किसमें, विभिन्न अंगों में वितरित होता है। विभिन्न क्या होता है, विभिन्न अंगों में, किसमें, विभिन्न अंगों में क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। मतलब हमारा छोटी आंत में पूर्ण पाचन की क्रिया क्या होती है, संपूर्ण पाचन की क्रिया उसमें पूर्ण हो जाती है। अब आता है हमारा बड़ी आंत। क्या आता है, बड़ी आंत। यह अपचे पदार्थ को भोज मतलब देखिए, बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में पाचन से संबंधित कोई क्रिया नहीं होती है। इसमें जल का अवशोषण होता है। क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। और जो अपचयी जो पदार्थ होते हैं, ये छोटी आंत जो है मलाशय को मलाशय में भेज देता है। और मलाशय में हमारा अपचय जो पदार्थ होते हैं वो जमा हो जाते हैं। और मलाशय के बाद वो गुदा के द्वारा वो क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है, यानी उसका निष्कासन, और वो उत्सर्जित हो जाता है। क्या हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। तो ये भी वही बात कहा गया है कि यह अपचय पदार्थ जो होते हैं और अतिरिक्त जल को जमा कर देता है, तथा समय समय पर मलाशय के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर देता है। क्या करता है, शरीर से बाहर निष्कासित कर देता है। अब हमारा पहला आता है कि अब हमारा बात आता है पाचन तंत्र। क्या, तो पाचन तंत्र में हमारा कहाँ से चालू होता है पाचन तंत्र, मुख गुहा से होते हुए ग्रास नली, ग्रास नली से होते हुए आमाशय, आमाशय के बाद होते हुए छोटी आंत, छोटी आंत के बाद क्या क्या आता है हमारा, छोटी आंत के बाद हमारा बड़ी आंत, बड़ी आंत से मलाशय, मलाशय के बाद हमारा गुदा। तो इसमें ध्यान से समझेंगे, मुख गुहा से ग्रास नली यानी ग्रशिका, उसके बाद हमारा डायफ्राम होता है, जो उदर गुहा यानी पेट और ऊपर की दोनों को दो पार्ट में बांटता है। क्या बांटता है, दो पार्ट में बांटता है। यकृत, यकृत से पीत रस का स्राव होता है। जो पीत रस होता है क्षारीय होता है, जो भोजन की जो भोजन को क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। उसके बाद हमारा पित्ताशय, जो पीत रस है वो पित्ताशय में आके स्थित हो जाता है। क्या हो जाता है, पित्ताशय में स्थित हो जाता है। पित्ताशय के बाद हमारा आता है अमाशय। क्या आता है, अमाशय।
अमाशय में भोजन 4 घंटों तक स्थित रहता है और अमाशय के बाद भोजन कहाँ चला जाता है? क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है और पूर्ण पाचन के होने के बाद पूरा पोषक तत्व तो अवशोषित हो जाता है ना, पूरा पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। उसके बाद जो अपचे वर्ज्य पदार्थ होते हैं वो चले जाते हैं बड़ी आंत में और बड़ी आंत में कोई पाचन से संबंधित क्रियाएं नहीं होती हैं। उसमें सिर्फ पानी यानी जल का अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है और अवशोषण होने के बाद ये जो छोटी आंत है वो परिशेषिका में मतलब यानी अपेंडिक्स अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है जिसमें इसका कोई काम नहीं है। अपेंडिक्स का क्या कोई काम नहीं है। उसके बाद वो कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत के बाद वो चला जाता है मलाशय में और मलाशय में स्थित हो जाता है अपचे पदार्थ तथा जल जो ये जमा हो जाता है। उसके बाद ये समय समय पर गुदा के द्वारा शरीर से क्या हो जाता है? बाहर वितरित हो जाता है। सॉरी, बाहर वितरित नहीं होता है, बाहर क्या हो जाता है? उत्सर्जित होता है। यानी अपचे जो वर्ज्य पदार्थ है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं जिससे हम अपने स्वस्थ हो जाते हैं और हमारी पाचन की क्रिया पूरा पूर्ण हो जाती है। तो अब हमारा पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो गया? सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा क्या हुआ? समाप्त हुआ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा क्या हुआ? तो समाप्त हुआ। मतलब हमारा पहला चैप्टर जय प्रकरण समाप्त हुआ। क्या हुआ? समाप्त हुआ। पूरा टॉपिक से लेके ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव अब हमारा ये जय प्रकरण यानी लाइफ प्रोसेस खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में दूसरा चैप्टर है हमारा जय प्रकरण का ही सेकंड प्रोसेस है श्वसन। क्या है? श्वसन, जो मैं कल आपको श्वसन के बारे में कुछ बताऊंगी फिर 1 बजे से अगले क्लास में। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बता दी है, फिर आपको ऑब्जेक्टिव में भी बताया और फिर सब्जेक्टिव में भी बताया। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ? टॉपिक क्लियर हुआ। तो फिर निकलते हैं हम और अगले क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा श्वसन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।